हेलो, आज आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान से जुड़ी प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारा ये बैच 3000 प्रश्नों को लेकर आया हुआ है और इसमें तकरीबन 3000 प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे हर एक भाग में। तो आप प्रत्येक भाग को ज़रूर देखें। आइए बगैर टाइम समय बर्बाद किए हुए हम एक-एक प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में हैं? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश किस अनुसूची में हैं? तो बताइए, पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में या फिर चौथी अनुसूची में? तो हम इससे पहले एक-एक अनुसूची पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची जो है हमारा संघ एवं र राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची नए राज्यों की स्थापना से संबंधित है। अगर कोई नया राज्य जिस पर या तो भारत कब्ज़ा कर ले या कोई अपनी मर्ज़ी से भारत में आकर मिलना चाहता है, तो उसे हम दूसरी अनुसूची के तहत लेंगे। तीसरी अनुसूची में उन राज्यों के बारे में ज़िक्र है, जैसे कोई राज्य है और उसका नाम परिवर्तन कर दिया जाए या फिर उससे टूटकर कोई तोड़कर नया राज्य बनाया जाए उसमें से अलग करके, तो वो आपका तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आएगा, पर वो भारत का पहले से ही हिस्सा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, दूसरी और तीसरी अनुसूची दोनों सेम है, अंतर बस इतना है कि दूसरी अनुसूची नए राज्य से संबंधित है, जबकि तीसरी अनुसूची पुराने राज्य से संबंधित उसके सीमा परिवर्तन, नामकरण इन सब चीज़ों से संबंधित है। चौथी अनुसूची में आपका पहली और चौथी अनुसूची में अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किया जाता है या दूसरी एवं तीसरी अनुसूची से संबंधित कोई नई विधियाँ बनाई जाती है, नियम बनाया जाता है, तो वो सभी आपका चौथी अनुसूची में आते हैं। ठीक है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्य सरकार की अनुसूची से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान के 21 ए की अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के 21 ए की अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 21 आर्टिकल 21 जो संविधान है, आर्टिकल 21 ये हमारा किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। जो राइट टू एजुकेशन ये हमारा इसी में जोड़ा गया है। कब? तो 2 अप्रैल 2010 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा का अधिकार, ये रहा आपका। ठीक है? अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच कितना अंतर होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए? यानी कि 2 सदन होते हैं, उन दोनों के बीच में मिनिमम कह लें या मैक्सिमम कि कितना अंतर होना चाहिए? बताइए। पहला ऑप्शन है 3 महीना, दूसरा 6 महीना, तीसरा 9 महीना एवं चौथा 12 महीना। तो सही आंसर क्या है? 6 महीना। ठीक है? संसद के दोनों सदनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए? तो आपका 6 महीने का अंतर होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को किस नाम से पुकारा जाता है? संसद के वर्तमान या सत्र जो अभी सत्र चल रहा है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? आपको ये बताना है। पहला संकल्प, दूसरा सत्रवासन, तीसरा स्थगन, चौथा कटौती प्रस्ताव।
बताइए सही आंसर क्या होगा? सही प्रश्न है, आंसर है स्थगन। ठीक है। चौथे सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके स्थगन के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद से संबंधित शब्दों में निम्न में से विषम की पहचान करें। संसद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हम यूज करते हैं संसद में, सत्र से रिलेटेड है, तो उनके बारे में आपको बताना है कि इसमें से ऑड वन की पहचान करनी है। ऑड वन कौन सा है? पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र और चौथा है ग्रीष्म सत्र। बताएं क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर है बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र। ग्रीष्म सत्र को इसमें से सबसे अलग है। ठीक है, ग्रीष्म सत्र को हम एक अलग नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या फिर केंद्रीय मंत्री को? बताइए सही आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संसद को आपको क्या प्राप्त है? वैधानिक सत्ता का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न ये रहा। भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने डाकघर घर विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन थे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जिन्होंने? उस राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैली सिंह या फिर नीलम संजीव रेड्डी? बताइए किन्होंने पॉकेट वीटो का अपना प्रयोग करके किया था डाकघर विधेयक के संबंध में? तो सही आंसर आपका क्या है? ज्ञानी जैली सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाकघर के संबंध में। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उनकी जगह कौन कार्य करेगा? अगर आपका राष्ट्रपति, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि अगर राष्ट्रपति ना हो तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य संभाल सकता है, और अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो राष्ट्रपति उसकी जगह पे कार्यभार संभाल सकता है। लेकिन अगर दोनों ही ना हो तो उनकी जगह पर काम कौन संभालेगा? भारत के प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी। बताएं कौन कार्यभार संभालेंगे? तो सही इसका उत्तर क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका कार्यभार संभालेंगे। ठीक है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, उनकी जगह भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना कार्यभार संभालते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, भारत के न्यायाधीश के द्वारा या लोकसभा के द्वारा? बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? तो सही आंसर आपका इसका क्या है? बी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा आपका क्या किया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न
ये रहा। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य कितने लोगों का चुनाव किया जाता है? बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने लोगों का चुनाव किया जाता है? ऑप्शन है 2, 4, 12 एवं 10 लोगों का चुनाव किया। बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है हमारा 2। 2 लोगों का चुनाव, सॉरी 12 होगा इसका आंसर, गलत हो गया है। इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा में 2 होते हैं और राज्यसभा में आपके 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा आपके राज्यसभा में कितने 12 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में 2 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने आने जा रहा है वो ये है, भारत जैसे देश में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत के वित्त मंत्री के द्वारा? फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? बताएं। और जो हमारा वित्तीय आपात होता है, ये आर्टिकल किसके तहत आता है? वित्तीय आपात ये हमारा आता है 360 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 360 के तहत हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। ठीक है, तो बताएं वित्तीय आपात की घोषणा कौन करेगा? तो ये सभी के सभी क्या किसके हाथ में पार होते हैं? तो राष्ट्रपति के हाथ में। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही आपका वित्तीय आपात की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो आंसर सी आपका सही हुआ। ठीक है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा कि वित्तीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करेंगे। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। ठीक है, अगर हम वित्तीय इमरजेंसी की घोषणा बात करें तो हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसियाँ लगाई जाती है। एक है आर्टिकल 352 352 जो है हमारा, दूसरा है 356 सॉरी दूसरा है 56, तीसरा है 360। अब आर्टिकल 352 में क्या घोषणा की गई है कि अगर किसी बाह्य देश से युद्ध छिड़ जाए, लड़ाई हो या देश में आंतरिक शांति भंग होने लगे, तब आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 356 का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब किसी राज्य में क्या हो, मुख्यमंत्री का शासन ना हो या मुख्यमंत्री वहाँ के ये सरकार जो है आपका भंग हो गई हो, तब उस जगह पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और वो किसके? आर्टिकल 356 के तहत। और ये जो है हमारे देश में अभी तक 100 बार से भी ज़्यादा बार लगाया जा चुका है, 100 टाइम से भी ज़्यादा बार। ठीक है, याद रखें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए कौन-कौन सी योग्यताएँ होनी चाहिए बताओ? तो पहला क्या है कि उसकी अगर कोई भारत योग्यताएँ नहीं, यहाँ आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर
चुने जाना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो राष्ट्रपति के लिए सही ऑप्शन क्या है? 35 वर्ष, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत देश का प्रमुख निम्न में से कौन-सा भारत देश का प्रमुख सदन निम्न में से कौन भारत देश का प्रमुख है? आपको इसके बारे में बताना है। तो प्रमुख कौन है? पहला है ऑप्शन संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे प्रमुख कौन होता है भारत में? आपका संसद? नहीं, सबसे संसद नहीं, आपका क्या होता है? ना प्रधानमंत्री प्रमुख होता है और ना ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपका सबसे प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश में, ठीक है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे हैं? तो अगर हम बात करें ऑप्शन में, तो मोहम्मद हामिद अंसारी ये रह चुके हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। शंकर दयाल शर्मा ये भी रह चुके हैं। रामास्वामी वेंकटरमन ये भी हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है? तो ऑप्शन क्या है? ए, भारत देश के उपराष्ट्रपति कौन नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है, तो कौन नहीं रहे हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है राहुल गांधी, दूसरा है गुलाम नबी आज़ाद, तीसरा है मल्लिकार्जुन खड़गे, चौथा सोनिया गांधी। बताइए सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा में विपक्ष के नेता का नाम बताना है। तो पहला क्या है? राहुल गांधी। राहुल गांधी नहीं है हमारे विपक्ष के नेता। दूसरा है सोनिया गांधी, ये भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये हमारे राज्यसभा में नहीं है, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता नहीं है। राज्यसभा में हमारे विपक्ष के नेता कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है? ये रहा आपका राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन बी। भारत में निम्न में से किसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? यानी कि रेशो के आधार पर किसका चुनाव किया जाता है? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा उपराष्ट्रपति। तो भारत में निम्न में से किसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? बताइए कौन है इनसे? तो आपका क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है? अगला प्रश्न ये रहा, राज्यसभा को निम्न में से कौन सा सदन कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके पास क्या है? निम्न सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन या फिर विधान परिषद। तो हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या है? तो राज्यसभा को कौन सा? तो उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव कौन करता है? तो भारत की जनता के द्वारा किया जाता है, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है, राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, या डी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। सही आंसर क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हमारा राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है? ये रहा ऑप्शन, इसके द्वारा क्या जाता है? तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के
द्वारा। ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न ये रहा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपके? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको हम इन्हें हम